जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को राजस्व लेखपाल के जो टॉप 30 क्वेश्चन थे, जिनसे कि 100% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, उनको मैंने सॉल्व किया था और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे उनको मैंने पूरा डिटेल में समझाया था। उसी क्रम में दोस्तों आज यह हम लोग का प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो है, जिसमें मैं आप सभी को जो टॉप 30 क्वेश्चन है मोस्ट, उनको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा और जिनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उनको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। सो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? तो आपके ऑप्शन जो सी है दोस्तों, पाटिल, यह आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो पाटिल थे वह शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करते थे और शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में अष्ट प्रधान व्यवस्था प्रमुख थी, जिसमें कार्यों और उनके प्रशासनिक इकाइयों की उचित व्यवस्था की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली, यानी कि जिसे हम पंचायती व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, ये किन कारणों से कमज़ोर हो गई थी? तो आपके ऑप्शन है, ए नागरों पर अधिक ध्यान देना, दूसरा है जमींदार को बढ़ावा देना, तीसरा है जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना और डी है उपरोक्त सभी। यानी कि आपके जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यह आपका सही हो जाएगा। इन्हीं कारणों से दोस्तों मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली जो थी वह कमज़ोर हो गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो आपके जो ऑप्शन ए है दोस्तों, ग्रामीणी, यह आपका सही हो जाएगा। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामीणी होता था। ग्रामीणी का मुख्य कार्य ग्राम सभा की बैठकों को बुलाना तथा गांव के लोगों पर अर्थदंड लगाने का अधिकार होता था। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को किस स्तरीय पर बनाने की सिफारिश दी थी? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन सी है 3 स्तरीय, यह आपका सही हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा इसके बारे में कुछ समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति, जिसे हम BR मेहता समिति के नाम से भी जानते हैं, यह समिति 1956 में आई थी और दोस्तों यह समिति जो थी इसने अपना 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सिफारिश में दिया था। इन 3 स्तरीय में कौन कौन से आते थे? इन 3 स्तरीय में दोस्तों ग्राम, जिला और खंड स्तर आते थे और इनको संयुक्त रूप से 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता था, जो कि प्रेजेंट टाइम में भारत में लागू है 73वें संविधान संशोधन के तहत। ओके दोस्तों, और ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में जो है सर्वप्रथम राजस्थान देश का ऐसा प्रथम राज्य बना जहां संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम बार जो है 2 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले, जहां पर एक बगदरी गांव है, वहां पर यह लागू किया गया था और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में, फिर असम में 1960 में लागू किया गया। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया? तो जो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, यह आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो जो आंध्र प्रदेश था यह सर्वप्रथम बार जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर आंध्र प्रदेश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया था। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की कार्यपालिका है। तो दोस्तों यह जो आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन ए यानी कि ग्राम पंचायत, यह आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कार्यपालिका भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, आर्टिकल 243 ए, यह आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस आर्टिकल के अंतर्गत जो है ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है और इस अनुच्छेद को वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। और अनुच्छेद जो 243 बी है दोस्तों, इसे पंचायतों के गठन ग्राम स्तर, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों इसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन, यह आपका सही हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो 73वां संविधान संशोधन था दोस्तों, यह 1992 में आया था और 24 अप्रैल सन 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया था। इसलिए दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायत दिवस यानी कि पंचायती दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। और जो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन था दोस्तों, इसी के द्वारा त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी दी गई है। यानी कि वर्तमान समय में जो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, प्रणाली लागू हुई है, वह कौन सी है? त्रिस्तरीय प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली लागू हुई है। ओके दोस्तों, ये आप लोग थोड़ा फैक्ट याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पीके थोंगन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसमें से जो आपके ऑप्शन बी है 1989, यह आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पीके थोंगन समिति थी, यह दोस्तों इस समिति का गठन पंचायती संस्थाओं पर विचार करने हेतु बनाया गया था। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग फैक्ट थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसी पंचायती राज व्यवस्था ने जो इसी पंचायती समिति ने जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश भी किया था। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया, एक तो आपका थोंगन समिति भी था और एक था दोस्तों आपका जो ऑप्शन डी है LM सिंघवी समिति। दोस्तों यह 1986 में गठित LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी और कालांतर में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम सन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है प्रेजेंट टाइम में। ये थोड़ा सा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। याद रखिएगा, एक थोड़ा सा आपको मैं डिफरेंस बता देता हूं। जो आपका पीके थोंगन समिति था दोस्तों, यह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया था, जबकि दोस्तों आपका ये जो LM सिंघवी समिति है दोस्तों, यह पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश इसने किया था। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन डी है 1994, यह आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम वर्ष जो है 1994 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन से स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है? तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 के तहत 24 अप्रैल सन 1993 को
जो अधिनियम था दोस्तों वह पूरे देश में लागू हो गया था और 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में हमारा जो है हमारे भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो बी है दोस्तों यह आपका सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। तो आपका जो ऑप्शन दोस्तों ए है 18 वर्ष, यह आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि प्रधान एवं उप प्रधान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष कितना है 21 वर्ष। तो ये थोड़ा सा आपको फैक्ट याद रखना होगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। ओके दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायती क्षेत्र के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आपका जो ऑप्शन बी है दोस्तों 1000, यह आपका सही होगा। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 1000 की जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान है। 1000 से कम जनसंख्या होने की स्थिति में कई गांवों को सम्मिलित करके पंचायती क्षेत्र का गठन किया जाता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन का संबंधी प्रावधान है। तो आपका जो ऑप्शन बी है दोस्तों अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 में, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आर्टिकल 40 में पंचायती राज के गठन के संबंधी प्रावधान है और इसी को दोस्तों गांधीवादी विचारधारा की आर्टिकल भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत की आयु के स्रोतों में किसे शामिल किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन डी है दोस्तों ये सभी, ये आपके सही हो जाएंगे। इसमें दोस्तों व्यापार एवं रोजगार कर, मनोरंजन कर, दुग्ध उत्पादन कर सम्मिलित हैं। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, यानी कि उसी क्रम में, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने हेतु कितने दिनों पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने हेतु 15 दिनों पूर्व सूचना देना अनिवार्य है और जो सूचना प्रस्ताव पर जो है 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इसलिए दोस्तों आपका जो ऑप्शन बी है 15 दिन, यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका जो ऑप्शन सी है राज्य विधानमंडल, यह आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा इनसे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 243 जो दोस्तों जे है, इसके अंतर्गत पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य विधानमंडली द्वारा की जाती है। ओके दोस्तों, तो कभी कभी आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे और जो आर्टिकल 40 है दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। और आर्टिकल 40 को जो है गांधीवादी विचारधारा आर्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। तो आपका जो ऑप्शन सी है दोस्तों राजस्थान, यह आपका सही हो जाएगा। तो राजस्थान का जो नागौर जिला है उसमें एक जो बगदरी गांव है, वहां पर 2 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ओके दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में सन 1959 में, फिर उसके बाद असम में 1960 में यह लागू किया गया था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो जो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों 21 वर्ष, यह आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित है। सदस्य का चुनाव जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो जो आपका ऑप्शन बी है 50%, यह आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों महिलाओं के लिए जिला पंचायतों में 50% सीटें आरक्षित हैं, जबकि ग्राम पंचायत सभा में जो है 33
परसेंट सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए। और कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में आपको 1/3 भी देखने को मिल सकता है, इसलिए दोस्तों आप लोग ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में एग्जामिनर आपको थोड़ा सा टाइम, यानी कि आप जहाँ पर 1/3 से अगर भाग देंगे तो वो 33.3 ही आएगा। ओके दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं? तो आपका जो ऑप्शन डी है यह सभी, यह आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो शिक्षा समिति, जल प्रबंधन समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, ये सभी जो है ग्राम पंचायत समितियां हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है? तो आपका ऑप्शन जो डी है दोस्तों, ये सभी, यह आपका सही हो जाएगा। विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा सदस्य, ये सभी सदस्य जो है जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है इनको। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो आपका जो ऑप्शन बी है दोस्तों, बीडीओ, यह आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी जो है बीडीओ होता है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, बीडीओ को ही खंड विकास अधिकारी कहा जाता है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके दोस्तों, यह एक प्रांतीय सेवा अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो जो आपके ऑप्शन जो है दोस्तों, आपका ऑप्शन जो ए है पंचायत समिति, यह आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति यानी कि तहसील स्तर पर इस क्षेत्र का कार्य जो है व्यापक होता है। एक बार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और दोस्तों, हम ऐसे ही वीडियो लगातार लाते रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको किस किस टॉपिक से रिलेटेड जो है जीएस से के इम्पोर्टेंट वीडियोस चाहिए, तो मैं दोस्तों उन्हें लाने का ज़रूर कोशिश करूँगा। दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों, आपका जो ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, यह आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी कि ग्राम पंचायत की स्थापना जो है प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। आपका जो दोस्तों ऑप्शन डी है खंड विकास अधिकारी, यह आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी कि बीडीओ जो है, बीडीओ पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है। तो आपका जो ऑप्शन ए है दोस्तों समन्वय एवं पर्यवेक्षण, यह आपका सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। तो आपका जो ऑप्शन ए है राजनीतिक चेतना का विकास, यह आपका सही हो जाएगा। हमारा दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की प्रधान समस्या है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन बी है दलगत राजनीति, यह दोस्तों पंचायती राज की प्रधान की जो है प्रमुख समस्या है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जो टॉप 30 क्वेश्चन बनते थे दोस्तों, उनको मैंने पूरा जितना हो सकता था विस्तार से पूरा डिटेल में बता दिया है। और दोस्तों, हमारा कल भी वीडियो आएगा। और दोस्तों, मैं डेली जो है शाम को 4 से 6 के बीच में वीडियो अपलोड करता हूं। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को एक बात याद रखिएगा, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी आपको एग्ज़ाम पीरियड में इस वीडियो को देखने से फ़ायदा मिल सकेगा। ओके दोस्तों, और जितना हो सके इस चैनल से जुड़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक इस चैनल से जुड़िएगा। ओके दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।